प्रदेश के चुनाव में मायावती की पार्टी घोषित तौर पर तो नहीं लेकिन अघोषित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रही है। ऐसा लग रहा है कि मायावती का मुख्य मुद्दा चुनाव जीतना या भारतीय जनता पार्टी के प्रति मजबूती से लड़ना नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी को चुनाव हराना है। कहीं से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि बसपा को वोट ना देकर तुम लोग खुद भाजपा को वोट दो और यह सुनिश्चित करो कि किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी ना जीत पाए। तो दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती खुद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई ना कोई मुद्दा खोज रही है जिसे कि समाजवादी पार्टी पर हमला बोला जा सके। जैसा मायावती कर रही है उससे इस बात पर भी चर्चा चल रही है कि अगर चुनाव बाद भारतीय जनता पार्टी बहुमत के करीब पहुंच जाती है लेकिन बहुमत उसे मिल नहीं पाता है, तब वैसी स्थिति में मायावती अगर समर्थ होंगी तो समर्थन करेंगी। मतलब कि उनके पास अगर उतने विधायक होंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा सकेंगी तो वो जरूर भाजपा का समर्थन करेंगी। मायावती यह बात भी बोल चुकी हैं कि चाहे समाजवादी पार्टी को हराने के लिए बसपा को जिसके साथ भी जाना पड़े, बसपा उसके साथ जाने के लिए तैयार है। और यह सब कुछ दर्शा रहा है कि मायावती के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनता जंक्शन शो। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं हाजी रिजवान। मायावती की तरफ से उन्हें विधानसभा चुनाव का प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन वे अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि लोग बसपा को वोट तुम लोग मत करो, बल्कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करो। और उनका एक ऑडियो क्लिप वायरल भी हुआ है जिसके बारे में शायद आपने चर्चा सुनी भी होगी, और हो सकता है कि इस ऑडियो क्लिप के बारे में हम बात कर रहे हैं उस ऑडियो क्लिप को ही आपने सुना हो। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार की तरफ से इस ऑडियो क्लिप की बाकायदा पुष्टि भी की गई है और कहा गया है कि हां, हम समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को हराने की अपील कर रहे हैं। अब आप पूछिए कि बसपा का कोई प्रत्याशी अपने वोट के लिए जनता से अपील नहीं करता बल्कि दूसरे को हराने के लिए कहता है तो किसी तीसरी पार्टी को वोट कर दो यह कहता है और उससे पार्टी पर कोई असर भी नहीं पड़ता। अगर हम बसपा प्रत्याशी हाजी रिजवान की बात करें जिनका ऑडियो वायरल हुआ है, तो यह समाजवादी पार्टी से ही बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने एक प्रतिष्ठित पत्रिका को जवाब देते हुए भी कहा कि किसी भी कीमत पर सपा का उम्मीदवार ना जीते, इसलिए हमने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है। इसके अलावा उन्नाव में दलित युवती की हत्या का जो मामला है उसको लेकर पीड़ित परिवार से मिलने बसपा सुप्रीमो मायावती पहुंची। मतलब कि उस मायावती से मिलने पीड़ित का परिवार पहुंचा। मायावती ने इस मौके पर समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला बोला और समाजवादी पार्टी के नेताओं को इसी प्रकार का करारा जवाब भी दिया। मायावती इसके पहले भी कई मौकों पर समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोल चुकी हैं और यह सब कुछ पिछले कुछ वक्त के दौरान हुआ है। मतलब कि कुल मिलाकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मायावती अघोषित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की समर्थक है और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ रही है। भविष्य में क्या कोई संभावना होगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मायावती पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार चला चुकी है। आज की बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ते हैं इन शॉर्ट्स की तरफ। इन शॉर्ट्स में पहली खबर, सबसे पहले आज हम बात हिजाब की करेंगे, जिससे जुड़ा एक और वीडियो वायरल हुआ है। कर्नाटक में माता पिता अपने बच्चियों को लेकर विद्यालय में पहुंचते हैं और उन सभी बच्चियों के सर पर हिजाब बंधा हुआ है। हिजाब बंधा हुआ देख जो विद्यालय के शिक्षक होते हैं वे उन अभिभावकों को रोकते हैं और कहते हैं कि अपने बच्चियों के सर से हिजाब को हटा दीजिए, क्योंकि फिलहाल अगर हम बात करें तो कोर्ट की तरफ से और सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है कि जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता अदालत की तरफ से, तब तक किसी भी प्रकार के धार्मिक कपड़े पर शैक्षणिक संस्थानों में पाबंदी है। कुछ अभिभावक इस बात को समझते हैं और अपने बच्चियों के सर से हिजाब को खुलवा भी देते हैं, लेकिन कुछ अभिभावक बहस करते हैं तो कुछ अभिभावक हिजाब ना खोलने के लिए अपनी बच्चियों को वापस लेकर वहां से चले जाते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो कर्नाटक में कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक किसी भी शैक्षणिक संस्थान में किसी भी प्रकार के धार्मिक कपड़े पर पाबंदी लग गई है। अब आते हैं शॉर्ट में दूसरी खबर पर। रूस और यूक्रेन के बीच जो तनातनी चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच कभी भी किसी भी वक्त युद्ध छिड़ सकता है और इस संकट के बीच अलग अलग देशों के नागरिकों को उस देश की सरकार वापस बुला रही है। अमेरिका की तरफ से भी कहा गया है कि रूस जल्दी ही यूक्रेन पर आक्रमण कर सकता है और अमेरिका की तरफ से अपने नागरिकों को लेकर भी पूर्व में ही कहा जा चुका है कि वे वहां से निकल जाएं। केवल आम नागरिकों की ही नहीं बल्कि यूक्रेन से कई देश तो अपने डिप्लोमेटिक कर्मचारियों को भी वापस बुला रहे हैं। उनका भी संदेह सिर्फ इतना ही है कि किसी भी वक्त रूस यूक्रेन पर आक्रमण कर सकता है। अमेरिका की तरफ से यह चिंता जाहिर की गई है कि बीजिंग ओलंपिक खत्म होने से पहले ही यूक्रेन पर रूस आक्रमण कर चुका होगा और इसी आशंका के बीच अमेरिका
पहले ही अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील कर चुका है। अमेरिका के अलावा सऊदी अरबिया, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, जापान और तमाम देश अपने नागरिकों को वापस बुला रहे हैं, तो कई देशों ने डर के कारण अपने दूतावास को भी बंद कर दिया है। फिलहाल पिछले कई दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच चल रही तनातनी अंतर्राष्ट्रीय खबर बनी हुई है और इसका अंत कैसे होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब आते हैं अगले शॉर्ट पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हर बार अखिलेश यादव एक नया पार्टनर खोज कर लाते हैं और फिर जब काम खत्म हो जाता है तो उसे लात मार देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह तंज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो लोग हर चुनाव के बाद एक नया पार्टनर ढूंढ कर लाते हैं वह लोग आपका साथ क्या देंगे। जो लोग चुनाव खत्म होते ही अपने ही पार्टनर को लात मारकर भगा देते हैं, क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अखिलेश यादव जिसको भी अपने साथ लाते हैं उसके सर पर अपनी हार का जिम्मा डाल देते हैं और चुनाव के बाद उससे अपना नाता भी तोड़ देते हैं। तथा इसके बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि 10 मार्च को जब चुनाव का परिणाम आएगा तो यह दोनों आपस में ही लड़ेंगे। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की बात करें तो पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी के भरोसे अखिलेश यादव बैठे हुए हैं। अखिलेश यादव को लगता है कि जयंत चौधरी का साथ लेकर पश्चिमी यूपी में भारतीय जनता पार्टी को साफ किया जा सकता है और अगर सामाजिक समीकरण को देखें तो काफी हद तक यह ठीक भी लगता है। बाकी 10 मार्च के दिन तो यह पता चल ही जाएगा कि पश्चिमी यूपी का या पूर्वी यूपी में कौन किसके ऊपर कितना भारी पड़ रहा है। अब आते हैं इन शॉर्ट्स में अगली खबर पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रही है या फिर अब कह सकते हैं कि वे भाजपा के विरोध में प्रचार कर रही है और अब वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी रैली करेंगी। ममता बनर्जी का कहना है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव भले ही ना लड़ रही हो लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव प्रचार में इसलिए उतरी है क्योंकि वह जनता का हित चाहती है। ममता बनर्जी इसके पहले भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में रैली कर चुकी हैं और समाजवादी पार्टी को भी लगता है कि ममता बनर्जी के आने से उसे कुछ फायदा होगा। इसके अलावा इसका प्रमुख कारण यह भी है कि ममता बनर्जी विपक्षी पार्टियों में अपने चेहरे को सबसे आगे ले जाना चाहती है और उनकी ख्वाहिश भी किसी से छुपी हुई नहीं है। कांग्रेस पार्टी से उनकी तनातनी जग जाहिर है और ऐसे में ममता बनर्जी भी अपने लिए संभावना तलाश रही है कि पश्चिम बंगाल के बाहर भी अपने लिए वे संभावना कोई तलाशे उन्हें कोई संभावना मिल जाएगी। अब आते हैं कानून के हिस्से पर। अगर किसी का बेटा नालायक हो तो क्या वह बाप उसे अपने घर से और संपत्ति से बेदखल कर सकता है। इसमें कई शर्तें हैं। अखबारों में हम देखते हैं कि विज्ञापन आते हैं कि मैंने अपने बेटे को इन कारणों से, मतलब कि फलाना चिलाना जो भी कारण रहा हो, उस कारण से अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया है। और इसका कानूनी पक्ष क्या है? तो पिता अपनी संपत्ति में से ऐसे बेटे को बेदखल करना या फिर घर से बाहर निकालने का अधिकार रखता है, लेकिन ध्यान देना यह आवश्यक है कि उस संपत्ति का मालिक पिता ही होना चाहिए। अगर वो संपत्ति पैतृक संपत्ति है, मतलब कि बाबा या परदादा का रहा है, तब किसी भी सूरत में पिता अपने बेटे को घर से बाहर नहीं निकाल सकता है। जैसे संपत्ति दादा की खरीदी हुई है और पिता बेटा दोनों उसमें साथ रह रहे हैं, तब पिता अपने बेटे को घर से नहीं निकाल सकता क्योंकि वह पैतृक संपत्ति है। दादा ने संपत्ति के संबंध में कोई वसीयत नहीं की, वह बगैर वसीयत मर गए, तब बेटा और पोता दोनों उस संपत्ति के उत्तराधिकारी बने हैं। हालांकि बेटा प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी है। बेटे को संपत्ति में जो हिस्सा मिला है उसके हिस्से में उसके बेटे का भी अधिकार होता है। उसे बेदखल नहीं किया जा सकता, वह अपने हिस्से की मांग कर सकता है। अगर कोई संपत्ति या मकान बाप ने खरीदा है और रजिस्ट्री पिता के नाम पर है, बेटा बाप के साथ मकान में रह रहा है, बेटा अपने पिता की कोई बात नहीं सुनता, तब ऐसी स्थिति में बाप बेटे को घर से निकालने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आवेदन लगा सकता है। जिला मजिस्ट्रेट अर्थात जिले का कलेक्टर, इस आवेदन के माध्यम से वे जिला कलेक्टर को इस बात से अवगत करा सकता है कि उसके बेटे का उसके साथ अनुचित व्यवहार है, वह उसका किसी प्रकार से भरण पोषण नहीं करता है। तब जिला जो कलेक्टर है उस बेटे को पिता के घर से पुलिस फोर्स के माध्यम से बाहर निकालने का आदेश दे सकते हैं, क्योंकि बेटे का पिता के घर पर कब्जा अवैध होता है। घर का मालिक पिता होता है, इसीलिए पिता बेटे को बाहर कर सकता है। और यह बात भी जानना जरूरी है कि जब तक पिता जीवित है तब तक वह अपनी संपत्ति का पूरी तरह मालिक है, और अगर बेटा पिता के अनुसार नहीं चलता है और पिता उसे घर से निकालना चाहता है और वह नहीं निकलता है, तो वह घर पर किया गया अवैध कब्जा हो, जिसके लिए उसको कानूनी सजा भी हो सकती है। जबरदस्ती कोई भी बेटा अपने पिता के मकान में नहीं रह सकता है। अब आते हैं नसीहत की तरफ। मदन मोहन दानिश का कहना है कि पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, उसके बाद ही कुछ कारीगर करता है, जिसका मतलब हुआ कि आप अपने आप को बेहतर बनाइए, दुनिया उसकी कदर जरूर करेगी। मतलब कि पहले आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर कुछ और आगे होने की संभावना है या फिर दुनिया कुछ करेगी।
बाकी जनता स्वराज का कैसा लगा उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर करते जाइएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिएगा, तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।